students, today we discuss about respiratory muscle. रेस्पिरेटरी मसल से पहले अपन ने कंप्लीट किया था अबाउट द लंग्स. लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, लंग्स के अंदर की हिस्टोलॉजी क्या होती है, लंग्स के अंदर बहुत सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर टिनी ट्यूबल्स क्या थी. लास्ट में अपन पहुंच गए थे एल्वेलाई तक, और एल्वेलाई के अंदर अपन ने देखा था कि उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, नंबर कितना था, साइज क्या था, वहाँ पर हो क्या रहा था, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू O2 CO2 का ट्रांसफर, O2 CO2 का डिफ्यूजन इन बिटवीन एयर एंड ब्लड. इसलिए लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, एल्वेलाई. अब दूसरा पार्ट आता है कि लंग्स में एयर जाती है, इंस्पायर्ड होती है, एक्सपायर्ड होती है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है रेस्पिरेटरी मसल. नाउ वी डिस्कस रेस्पिरेटरी मसल. ये जो रेस्पिरेटरी मसल है, देखिए रेस्पिरेटरी मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन का, इसको समझना बहुत जरूरी है. रेस्पिरेटरी मसल ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन अंदर जिन में हो रहा हो. रेस्पिरेटरी मसल का मतलब है मसल विच हेल्प्स इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो ये रेस्पिरेटरी मसल एक्चुअल में ये टू टाइप की होती है. टू टाइप रेस्पिरेटरी मसल के दो टाइप. टू टाइप में देखें तो one is the diaphragm and second one is the intercostal muscle. ये दो टाइप की मसल होती है, इनको रेस्पिरेटरी मसल कहते हैं. इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन. अब टू टाइप ऑफ द, इसमें सबसे पहले डायफ्राम की बात करते हैं या ये मसल कहाँ प्रेजेंट होती है. तो जनरली देखिए ये मसल का बॉडी में किस तरह से पोजीशन होगा, इसमें बात करते हैं अपन. देखिए यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम. तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलिए, जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात, ये मान लीजिए स्टर्नम, दिस वन इज द स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रा. तो स्टर्नम एंटीरियर साइड में होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम BC, ये स्टर्नम. तो ये नेक रीजन होगा, फिर ये नेक रीजन होगा, ठीक. अब ये मान लीजिए थोरैक्स, तो यहां स्टर्नम और इसके बीच एक पार्टीशन, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड डायफ्राम. ये डायफ्राम. अब डायफ्राम है तो ये थोरेसिक कैविटी और ये एब्डोमिनल कैविटी. सिंपल. अपनी बॉडी के अंदर एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन की वजह से ये वाला पोर्शन अपना एब्डोमिनल पोर्शन है, ये एब्डोमिन, ये थोरैक्स, ये नेक रीजन, या अपना रेस्पिरेटरी पैसेज है, या लंग्स रखे हुए. अब इसमें देखिए क्या होता है, इस स्टर्नम और डायफ्राम के बीच में ये क्या है, रिब्स. ये रिब्स अटैच है, ये स्टर्नम और डायफ्राम, सॉरी स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये क्या है, अपनी रिब्स पसलियां है, ये वाली रिब्स. चलो ये रिब्स समझने के लिए देखिए, ठीक. ये रिब्स और भी रिब्स होंगी, कुछ स्टर्नम से नहीं जुड़ती, केवल यहां जुड़ती, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाती है कुछ रिब्स ये, और कुछ रिब्स ओनली इससे जुड़ती है वर्टिब्रल कॉलम से. ये अपन रिब्स को लेके बाद में बात करेंगे. ये थोरैसिक केज, यदि अपन थोरैसिक केज की बात करें, थोरैसिक केज देखिए यहाँ थोड़ा थोरैसिक केज को लेके बात करें. थोरैसिक केज क्या है, केज ऑफ द बोन. केज मींस पिंजरा, केज ऑफ बोन. अब बोन में कौन कौन सी देखिए, इसमें एंटीरियर साइड में कौन सी बोन,
एंटीरियर साइड में है स्टर्नम, दूसरा लेटरल साइड में इस केज को कौन बना रहा है, लेटरल साइड इसकी बना रहा है रिब्स, और पोस्टीरियर साइड में इस केज को बनाता है, पीछे की साइड में केज किसका बना है, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम। अब थोरेसिक केज ये रहा, एंटीरियर स्टर्नम, स्टर्नम है एंटीरियर साइड में मिलेगा, एंटीरियर स्टर्नम, ये मींस एंटीरियर, ये पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वीसी वर्टिब्रा, और लेटरल साइड में क्या है, रिब्स, ये मान लीजिए रिब्स, ठीक है, रिब्स, और ये रिब्स कौन सी साइड बना रही है इसकी, एल, एल मींस लेटरल, समझ गया ना, एल मींस लेटरल। जैसे अपन अपनी बॉडी को देखते, अच्छा प्रैक्टिकली भी थोड़ा देख सकते हैं, जैसे रिब्स देखो, रिब्स को देखो, ठीक है, ये देखो रिब्स देख पा रही हूँ, तो रिब्स अपनी बॉडी में इस टाइप से होता है, ये इसका पोस्टीरियर साइड होता है रिब्स का, और ये एंटीरियर साइड होता है, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। और रिब्स के बीच में आप देख सकते हो थोड़ा गैप होता है, ये रिब्स है, ये रिब्स यहाँ रख लीजिए, ये रिब्स यहाँ रख लीजिए, देखो ऐसे, ये रिब्स पीछे किससे जुड़ी है, आगे किससे, स्टर्नम से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, इसी टाइप से ये ऐसे जुड़ी होगी दूसरी रिब्स, समझ रहे हैं ना, ये भी है ये रिब्स का। अभी इतना ही रखें। अब अपन देखें तो यहां पर दो मसल कौन कौन सी हैं, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल। ये देखिए ये एक्चुअल में डायफ्राम है, ये एक रेस्पिरेटरी मसल हो गई डायफ्राम, ये वाला एब्डोमेन है, नीचे वाला पोर्शन ये एब्डोमिनल कैविटी, और ये पूरा पोर्शन थोरैक्स, ठीक, और ये मान लीजिए ट्रैकिया, और ट्रैकिया ये ब्रांच, और ये ब्रांच किस में धसी होती है, ये भी अपने को पता है, ये मान लीजिए क्या है, लंग्स है, इमेजिनेशन में क्लियर होगा, लंग्स इसके अंदर है थोरेसिक कैविटी। अब यहां एयर टाइट होता है, देखिए इसको भी समझ लीजिए, ये नेक रीजन है और ये एयर टाइट है, मींस इसमें केवल एयर कहां से आ सकती है, केवल फ्रॉम ट्रैकिया, ठीक है, यहां से अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। अच्छा यहाँ लैरिंग्स होगा, ये मान लीजिए लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर अपन जानते हैं ओपनिंग ग्लॉटिस, और यहां से क्या आती है, एयर का पास, ये ट्रैक, ये विंड पाइप ट्रैक, ये दोनों लंग्स है अंदर की साइड। अब इन लंग्स में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन मसल के थ्रू कैसे होता है, इसको समझिए। मान लीजिए जैसे, अच्छा दूसरी मसल कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल, तो देखिए ये जो रिब्स होती है, रिब्स को ही कॉस्टी कहते हैं, रिब्स इज इक्वल टू, नाम याद रखो, जैसे अपन ने दिया ना रिब्स को क्या बोलते हैं, कॉस्टी, रिब्स बराबर कॉस्टी। अब दो रिब्स के बीच को इंटर, दो रिब्स के बीच का स्पेस इंटरकॉस्टल स्पेस, और उस स्पेस में जो मसल होगी उसको इंटरकॉस्टल मसल। तो भाई इंटरकॉस्टल मसल कहाँ होगी, ये देखिए ये रही इंटरकॉस्टल मसल, ये रिब्स के बीच का स्पेस, ये स्पेस क्या कहलाएगा, अच्छा ये स्पेस क्या कहलाएगा, इंटर कॉस्टल स्पेस, और इस इंटरकॉस्टल स्पेस में जो मसल होगी, ये देखिए मसल, इंटरकॉस्टल मसल है। समझने के लिए बात करें अपन, अच्छे से क्लियर समझ आ सकता है आपको।
तो ये मसल कौन सी है, ये वाली मसल का नाम क्या है, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल इन इंटरकॉस्टल स्पेस क्या है, दो रिब्स के बीच का स्पेस। और डायफ्राम इज द हॉरिजॉन्टल पार्टीशन इन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल ये दो रेस्पॉन्सिबल होती है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के लिए। समझने की कोशिश करें। इस डायग्राम को अपन दूसरे वे में देख सकते हैं, जैसे क्या सर, ये मान लीजिए वर्टिब्रा माने वर्टिब्रल कॉलम, ये मान लीजिए एंटीरियर साइड में क्या है, स्टर्नम, ये स्टर्नम एंटीरियर साइड हो गया, ये पोस्टीरियर साइड हो गया, और ये लेटरल साइड हो जाएगा दोनों तरफ। यहां पर रिब्स है, रिब्स की अटैचमेंट देखिए कैसे है, यहाँ रिब्स एक्चुअल में इस टाइप से यहां जुड़ी होती है, ये रिब्स, और रिब्स का एक पोस्टीरियर पार्ट ये अटैच है यहाँ, ये एंटीरियर पार्ट अटैच है यहाँ, ये पूरी रिब्स, दिस वन इज द रिब्स, रिब्स का बीच वाला पार्ट है, शाफ्ट कहते हैं इसको, और ये दूसरी रिब्स है। ये देखिए यहां पर उसी वे में देखते हैं अपन, तो ये रिब्स ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिब्स का जो एंटीरियर पार्ट है ये वाला पार्ट एक्चुअल में रिब्स का कार्टिलेजिनस होता है, एंटीरियर पार्ट कार्टिलेजिनस होता है, और पीछे का पार्ट ये जो आप देख पा रहे हैं ये होता है बोनी पार्ट, ये वाला पार्ट बोनी पार्ट ये यहाँ पे अटैच है, और ये पोर्शन एक्चुअल में इसका बोनी पार्ट है। सेम ऐसा इधर होगा, आप देख सकते हैं ये इस टाइप से होगा। दूसरा तो ये बन गया क्या, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज की एंट्री बाउंड्री स्टर्नम, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम और लेटरल रिब्स, तो ये रिब्स है। अब इस रिब्स के बीच का स्पेस इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या रखी हुई है, इंटरकॉस्टल मसल। अब रिब्स को कॉस्टिव होती है तो इसका नाम है कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज। अब ये स्पेस के बीच में क्या रखी हुई है, मसल, वो देखिए कौन कौन सी। इसमें मान लो ये मसल है कौन सी, एक्सटर्नल, दिस मसल इज कॉल्ड एक्सटर्नल मसल, ये बाहर की साइड है, तो ये कौन सी मसल है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक। और इसमें ही आप ये मान के चलो अंदर की साइड में ये मसल अंदर की साइड में, अंदर की साइड का मतलब समझिए, अंदर की साइड का मतलब है जैसे ये रिब्स है, ये बाहर हो गया, अभी अपन ने देखा था रिब्स को लेके ये, तो रिब्स में ये देखो ये रिब्स हो गया, तो इन रिब्स के बीच में यहाँ बाहर की साइड में अपने इधर की साइड में ये तो हो गया एक्सटर्नल, और अंदर की साइड में जो थोरेसिक कैविटी के अंदर की लाइनिंग बनाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, ये रेड वाला पोर्शन कौन सी मसल का है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक। माने यहां अपन पोजीशन समझ सकते हैं। और ये क्या रखी हुई अपने लंग्स, ये लंग्स, और इन लंग्स में अपन देखते हैं तो अपने लंग्स कैसे होते हैं, सॉलिड या हॉलो, पहले बता अपने लंग्स सॉलिड या हॉलो, तो आंसर आएगा इसमें सॉलिड एंड स्पॉन्जी,
अपने लंग्स सॉलिड और स्पॉन्जी, क्योंकि इसमें तीन ट्यूबल्स होती है एल्वलाई तक, तो सॉलिड एंड स्पॉन्जी लंग्स रखे हुए। ये थोरेसिक कैविटी है, ये बात देखिए, ये स्पेस क्या कहलाएगा, इंट्रा थोरेसिक स्पेस या इंट्रा थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर की कैविटी क्या कहलाएगी, इंट्रा थोरेसिक कैविटी। अब इन लंग्स में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैसे होता है इन दोनों मसल के बीच। अच्छा, डायफ्राम का है, डायफ्राम ये हॉरिजॉन्टल जो पार्टीशन है, दिस वन इज द डायफ्राम। नीचे की कैविटी क्या होगी, एब्डोमिनल कैविटी होगी। अब अपन देखते हैं कि इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैसे होता है, मींस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पार्ट अपना अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीदिंग मींस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक। देखिए समझने की कोशिश की। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले इंस्पायरेशन कैसे होता है, और इंस्पायरेशन में भी क्वाइट इंस्पायरेशन, दो तरह के इंस्पायरेशन है, क्वाइट एंड फोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाइट इंस्पायरेशन क्या होता है। पहला प्रोसेस अपना इंस्पायरेशन में क्वाइट इंस्पायरेशन। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वाइट इंस्पायरेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, दिस इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों एटीपी खर्च होगा, एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तभी तो एटीपी खर्च हो रहा है। तो नंबर 1 इज द क्वाइट इंस्पायरेशन। क्वाइट इंस्पायरेशन में देखिए क्या क्या होता है। इसमें पहला डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से कैसा हो जाता है, फ्लैट। समझिए भाई कैसे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, इंटरकोस्टल मसल, ये ना शॉर्ट में नाम दे दिया इंटरकोस्टल मसल को आईसीएम, और आईसीएम में भी कौन सी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का एंटीरियर पार्ट। समझने की कोशिश कीजिए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के भी दो पार्ट है। देखो ये तो ये पार्ट, ये वाला, ये एक्चुअल में एंटीरियर पार्ट क्यों है, क्योंकि कोस्टल कार्टिलेज के बीच में आगे की तरफ है, तो इसे बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक। इसका ये एंटीरियर पार्ट, और ये वाला पार्ट एक्चुअल में कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट। दो पार्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के दो पार्ट है, एक्सटर्नल एक है पूरा। जैसे दो रिब्स में ये एक्सटर्नल हो गया आउटर, इंटरनल में आगे का और पीछे का। आगे का किसके बीच में जुड़ा हुआ है, कार्टिलेज के बीच में, और पीछे का पार्ट जुड़ा हुआ है रिब्स के बोनी पार्ट के बीच में। तो इसको कॉन्ड्रल पार्ट भी कहते हैं, इसको ओसियस पार्ट भी कहते हैं। इतना डिटेल मत जाइए आप, ये मेडिकल में काम आता है। अभी आप इतना समझ लो कि इंस्पायरेशन में, क्वाइट इंस्पायरेशन में डायफ्राम कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट। कैसे हो गया, देखो यहां समझने की कोशिश करें। ये डायफ्राम इंस्पायरेशन में देखिए क्या हुआ होगा, इंस्पायरेशन में क्या हुआ, ये डायफ्राम यहां से थोड़ा सा नीचे आ गया, डाउनवर्ड, यहां से उठ के देखिए नीचे आ गया, डाउनवर्ड हो गया, फ्लैट हो गया। पहले डोम शेप था, अब हो गया फ्लैट होने से। और दूसरा ये कोस्टल, ये वाला एंटीरियर पार्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का एंटीरियर पार्ट, तो आईआईसीएम का कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें।
डायफ्राम देखिए, डायफ्राम ये अभी डोम से है, ये ऐसा हो गया फ्लैट, नीचे आ गया डायफ्राम। अपन कोशिश कर सकते हैं, देखो इंस्पायरेशन में अपन देखें तो यहाँ पे डायफ्राम है ये, और डायफ्राम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो देखो यहाँ कुछ पिचकता है, तो डायफ्राम नीचे गए, डायफ्राम नीचे गए, मतलब इसको वर्टिकल अपन कह सकते हैं, वर्टिकली मूव। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने, ये कॉन्ट्रैक्ट होने से देखिए क्या होगा। अब दो कंडीशन है, पहले तो देखा अपने डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का इंटर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा डायफ्राम नीचे आ गया, डायफ्राम नीचे आया तो जो थोरैक्स माने इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो होता है ना ये इंक्रीज होगा, इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। देखो कैसे, डायफ्राम नीचे आया तो डायफ्राम पहले यहाँ था, डायफ्राम पहले यहाँ था, तो देखिए थोरैक्स का वॉल्यूम इतना था, डायफ्राम जब नीचे आया, डायफ्राम नीचे आया तो थोरैक्स का वॉल्यूम कौन सा बढ़ गया, कौन सा बढ़ गया, वर्टिकल। तो अपन इसमें कहते हैं तो इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज में नंबर 1 देखते हैं वर्टिकल, वर्टिकल ड्यू टू डायफ्राम, वर्टिकल किसकी वजह से बढ़ा, डायफ्राम की वजह से। दूसरा और बढ़ा। अब अपन बात करते हैं किसकी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट किधर जुड़ा हुआ है, आगे की साइड में स्टर्नम की तरफ, तो स्टर्नम मूव करेगा, देखो ये स्टर्नम आगे की साइड में मूव करेगा, और जनरली देखिए यहां हाथ रखो, इंस्पायर करो हुआ, तो डायफ्राम इस केस में क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन में अंदर जा रहा है, तो जब इंस्पायरेशन में अंदर जा रहा है इसका मतलब है डायफ्राम, डायफ्राम तो नीचे गया, स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम देखिए यहां हाथ रखो, ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे आया, आगे आ रहा, तो वर्टिकल ड्यू टू डायफ्राम। दूसरा वेंट्रल एंड एंटीरियर ड्यू टू स्टर्नम। स्टर्नम आगे क्यों आया, स्टर्नम आगे इसलिए आया क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो स्टर्नम थोड़ा आगे आया, स्टर्नम आगे आया, डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, स्टर्नम आगे आ गया, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। देखो कैसे, ये मान लीजिए थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी में ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये आगे स्टर्नम है, और यहां पर ये स्टर्नम है। स्टर्नम यहां से आगे आ गया, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये स्टर्नम आ गया यहां, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स थोड़ा सा बाहर चली गई, रिब्स बाहर गई। रिब्स क्यों बाहर गई, जो एक्सटर्नल आईसीएम है, देखिए ये वाली एक्सटर्नल आईसीएम कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें एक मसल और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स मूव्स आउटवर्ड। रिब्स किधर जा रही है, बाहर की तरफ, रिब्स बाहर चली गई, स्टर्नम आगे आ गया, डायफ्राम जो डोम से उठा, ये डायफ्राम है, डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट, तो थोरैसिक कैविटी के कितने वॉल्यूम बढ़ गए, यानी इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ इंट्राथोरैसिक प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, ध्यान दें। तो यहां पे अपन ये कह सकते हैं थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट मान लीजिए ये है इंट्राथोरैसिक
वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सॉरी वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, और एंड इंट्रा थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। और ये प्रेशर देखिए कितना कम होगा, ये बाहर एटमॉस्फेयर की बात है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 760 mmHg। अपने बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 mmHg है। और यहाँ लंग्स रखे हुए हैं, ये लंग्स है, ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर है ये वाला। तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर इस समय डिक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज होता है -5 mmHg। कितना प्रेशर है? -5 mmHg। अब आप सोचिए, जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बाहर है 760, अंदर है -5 का मतलब ये समझ लीजिए 760 - 5 = 755 mmHg का प्रेशर होगा अंदर थोरैक्स। ये पॉइंट दोबारा समझने की कोशिश करो। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा? स्टर्नम आगे आएगा, रिब्स बाहर जाएगी, डायफ्राम नीचे जाएगा, तो डायफ्राम के नीचे जाने से वर्टिकल डायमीटर बढ़ा, स्टर्नम के आगे आने से एंटीरियर डायमीटर बढ़ा, रिब्स के बाहर जाने से लेटरल डायमीटर बढ़ा। ये देखो तीनों डायमीटर बढ़ गए। रिब्स बाहर है, रिब्स क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही। स्टर्नम आगे क्यों आ रहा है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का एंटीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए स्टर्नम आगे आ रहा है। और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया तो इससे कौन सा डायमीटर, कौन सा वॉल्यूम बढ़ा? वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। तो 3 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, समझने की कोशिश करो। माने अपनी थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी में क्वाइट इंस्पायरेशन के समय प्रेशर -5 mmHg का है, और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 760। तो ये -5 प्रेशर क्यों हुआ? स्टर्नम आगे आया, रिब्स बाहर गई, डायफ्राम नीचे आया। इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। क्वाइट इंस्पायरेशन में डायफ्राम फ्लैट, स्टर्नम आगे, रिब्स बाहर, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। वो प्रेशर कितना है थोरैक्स के अंदर? -5 mmHg कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो बाहर के एटमॉस्फेयर से थोरैक्स के अंदर का प्रेशर -5 है। -5 प्रेशर होने से अब देखिए लंग्स पैसिवली एक्सपेंड हो जाएगा, अपने आप लंग्स फूलेगा, फैलेगा। लंग्स फैलेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, किससे? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? इंस्पायरेशन की प्रोसेस समझ में आ गई। इंस्पायरेशन की प्रोसेस में 3 पॉइंट याद रखो। क्वाइट इंस्पायरेशन अभी अपन ने देखा है, तो क्वाइट इंस्पायरेशन में थोरैक्स के अंदर का प्रेशर कितना हुआ? कितना प्रेशर हुआ? -5 प्रेशर पर क्या रखे हुए? लंग्स अपने आप बाहर की तरफ चले जाएंगे, फूल जाएंगे। लंग्स फूल जाएंगे तो लंग्स के अंदर का क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ प्रेशर कम हो गया। किससे कम हो गया प्रेशर? एटमॉस्फेयर से। इधर देख सकते हो, जैसे लंग्स है, थोरेसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर -5 है। लंग्स फैलेगा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर बाहर से कम हो जाएगा, लंग्स में हवा चली जाएगी। अब लंग्स में जो हवा गई है, इंस्पायरेशन हुआ है, क्वाइट इंस्पायरेशन हुआ है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है। कितनी मसल? 3। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट हो गया। फ्लैट होने से कौन सा डायमीटर बढ़ गया? वर्टिकल। इसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी कहते हैं। डायफ्राम यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से कौन सा डायमीटर बढ़ेगा? इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, नाम दिया है एनसीईआरटी में, देखना एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे से पीछे की ओर बोलता है इसको। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब इधर से नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो डायफ्राम देखो, डायफ्राम नीचे जाएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर, स्टर्नम बाहर आएगा तो इसको अपन कह सकते हैं
वर्टिकल, ये अपनी बॉडी की वर्टिकल साइड, और रिब्स बाहर गई लेटरल, तो स्टर्नम आ गई किसकी वजह से? इंटरकोस्टल मसल की वजह से। इंटरकोस्टल मसल का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट, जो रिब्स से जुड़ा हुआ है, रिब्स के कार्टिलेजिनस पार्ट से जुड़ा हुआ है। कार्टिलेज, इसको नाम कॉस्टो कार्टिलेज क्यों कहा? क्योंकि रिब्स का ही दूसरा नाम कॉस्टी है, तो कॉस्टी से जो कार्टिलेज जुड़ेगी, मींस स्टर्नम से कार्टिलेज डायरेक्ट नहीं जुड़ती, किसके थ्रू जुड़ती है? स्टर्नम से रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़ती, किसके थ्रू जुड़ती है? कार्टिलेज के थ्रू, इसलिए इसको कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और इन कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में मसल कौन सी है? इंटरनल, इसलिए इसका एंटीरियर पार्ट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टर्नम आ गया, स्टर्नम आगे आएगा। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स बाहर जाएगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे आएगा। तीनों वॉल्यूम बढ़ गए, तीनों वॉल्यूम बढ़ गए तो थोरैक्स के अंदर का प्रेशर -5 हो गया, -5 हुआ तो लंग्स अपने आप फूल गए, लंग्स फूल गए तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया, एयर लंग्स में चली गई। क्वाइट इंस्पिरेशन हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? इस वीडियो को 2-3 बार देखना तब समझ में आएगा, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम याद होना चाहिए। आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखिए इस बारे में, वो बात कर रहा है इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में वो तो क्लियर बोला, क्लियर डायग्राम में आप देखोगे इसमें एरो बने हुए नीचे की तरफ, ये एरो नीचे की तरफ बने का डायफ्राम नीचे आ रहा है, स्टर्नम आगे आ रहा है, रिब्स बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे बाहर की तरफ रिब्स जा रही है, तो रिब्स बाहर आए, स्टर्नम आ गया, डायफ्राम नीचे आया, थोरेसिक कैविटी का अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, -5 पे लंग्स रखे हुए, लंग्स अपने आप फैल गए, फैलने से लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया और कम होने से एयर अंदर सक हो गई लंग्स में। तो ह्यूमन लंग्स एक्ट एज द सक्शन पंप, एयर को सक करते हैं, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर से थोरैक्स के अंदर का प्रेशर -5 mm है, ये नेगेटिव है। समझ आया ना? क्लियर? क्वाइट इंस्पायरेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, क्वाइट एक्सपायरेशन और उसके बाद फोर्स्ड इंस्पायरेशन एंड फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है?